हाँ देखना, तो वेक्टर टॉपिक के अंदर अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अपने वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन समझ लेना। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सके, उस क्वांटिटी को अपन क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ये क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा में जैसे अपन मास को भी मेजर करते हैं 10 kg 20 kg, वेलोसिटी को भी मेजर करते हैं, फोर्स को भी मेजर करते हैं, यानी इतनी वो सभी क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सके उसको अपन क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के भी 2 टाइप है, एक तो आएगा वेक्टर, एक आएगा स्केलर। वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी आएगी स्केलर क्वांटिटी, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़े, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा में तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी डेफिनेशन लिखी है, ये फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी a physical quantity which required magnitude and direction is known as vector quantity। आगे समझ में, वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी which required magnitude and direction is known as vector quantity। स्केलर में क्या आएगा, a physical quantity which required magnitude no direction। ऐसा में इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। अब इन दोनों को उदाहरण से तुमने एग्जांपल देखना। जैसे मैं कह रहा हूँ कोई किसी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट में मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, तो 10 न्यूटन तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब मैग्नीट्यूड, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस 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 डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी अपने को। ऐसा में अगर मैं यहाँ पर कहूँ जैसे 10 kg मास है, तो 10 kg मास में डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 kg मास ईस्ट में, 10 kg मास वेस्ट में, 10 kg मास नॉर्थ में, सब ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन मार्केट से जैसे मान लिया चीनी लेने जाएं, तो अपने कहा भाई 10 kg चीनी देना, तो अपन ऐसा थोड़ी कहेंगे 10 kg चीनी ईस्ट में देना, 10 kg चीनी वेस्ट में देना, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कोई, सीधे जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड को बोलेंगे ना। हाँ, तो स्केलर क्वांटिटी है, जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती वो सब स्केलर क्वांटिटी है, और जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है वो सारी किसमें आती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स है तो फोर्स के अंदर डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं यही ऑब्जेक्ट है, अब मैं इसको 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, या मान लिया किसी टेबल पे रखा हुआ है, समझना। अब मैं अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा इधर मूव करेगी, इधर लगाऊंगा इधर मूव करेगी, अगर ऊपर से फोर्स लगाऊंगा तो रुकी हुई रहेगी, स्टैटिक कंडीशन में रहेगी, तो डायरेक्शन की जरूरत है। मैं कहूँगा 10 न्यूटन फोर्स, तो अपन कहेंगे 10 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन मैं कहूँगा 10 kg कोई भी जैसे चीनी है, तो 10 kg चीनी में डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, वो किस में आएगी, स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन आएंगे, जैसे फोर्स आ गया, वेलोसिटी आ गई, एक्सीलरेशन आ गया, और भी खूब सारे एग्जांपल है। स्केलर क्वांटिटी में कौन आएगा, टाइम का भी देख लो। अपन ये थोड़ी कहेंगे 2 बजे है नॉर्थ में, 3 बजे ईस्ट में, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, उसके लिए भी डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं। ऐसा में टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अपन ये थोड़ी कहेंगे 40 डिग्री सेल्सियस ईस्ट में है आज 40 डिग्री सेल्सियस वेस्ट में टेम्परेचर, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं। तो जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत हो वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं हो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। है समझ में। हाँ, हिंदी में भी समझ लेना, भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी में हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक राशि, यानी ऐसी राशियाँ जिसका मापन किया जा सके उसको अपन क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। ये फिजिकल क्वांटिटी लिखा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। ऐसी राशियाँ जिसका अपन मापन कर सके उसको अपन क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। ये 2 प्रकार की होगी, एक होगी सदिश, दूसरी होगी अदिश। सदिश का मतलब होता है जिसमें परिमाण के साथ दिशा की जरूरत होती है, ये वेक्टर का मतलब होता है सदिश, और इसका क्या मतलब होता है, अदिश। तो सदिश का मतलब क्या होता है, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ किसकी जरूरत होती है, दिशा की भी जरूरत होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सदिश राशि। ये होती है अदिश राशि। ये तो सदिश, ये क्या है, अदिश, यानी इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती। ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा की जरूरत नहीं है उसको अपन क्या बोलेंगे, अदिश राशि। ऐसा में तो ये तो हो गया सदिश, ये हो गया अदिश। सदिश राशि का मतलब ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सदिश राशि। और अदिश राशियों में क्या हो गया, ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ किसकी दिशा की जरूरत नहीं। जैसे अभी उदाहरण बताया मैंने बल का, जैसे 10 न्यूटन बल लग रहा है, कौन सी दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, कौन सी दिशा में लग रहा है। और अदिश राशियों में मैंने बताया जैसे अपन मार्केट के अंदर चीनी लेने जाए, तो अपन ये थोड़ी कहेंगे 10 किलो चीनी देना इस दिशा में, 10 किलो चीनी देना पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में, ऐसा थोड़ी कहेंगे। सीधा ये कहेंगे 10 किलो चीनी। तो समय घड़ी में क्या टाइम किया हुआ, मान लिया 3 बजे है, तो ये कहेंगे 3 बजे, ऐसा थोड़ी कहेंगे 3 बजे है पूर्व दिशा में, 3 बजे पश्चिम, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। तो जिस राशियों के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती वो अदिश राशि होती है। अब दिशा के जैसे द्रव्यमान हो गया, मास के अंदर द्रव्यमान आगे इसमें जरूरत नहीं होती है, और अपने समय आगे इसमें जरूरत नहीं होती है, ताप में भी जरूरत नहीं होती है। ऐसे और भी खूब सारी भौतिक राशि है जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है।
आई सामने एक बार नोट कर लो। वेक्टर जो इधर ध्यान दो, वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एरो से करते हैं, इधर ध्यान देना। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। जो वेक्टर है इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन? एरो से, एरो से डिनोट करते हैं। अब मान लिया कोई फोर्स है, फोर्स के ऊपर, अब मान लिया एरो के अंदर भी ध्यान रखना, जिस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू ज्यादा है उस पर एरो बड़ा होगा और जिस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कम है उस पर एरो छोटा होगा। इधर देखना, इधर ध्यान देना। जैसे मान लिया ये तो लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स F1 और F2 लग रहा है 30 न्यूटन फोर्स। दोनों में ज्यादा वैल्यू किसकी है? 30 न्यूटन की। ध्यान रखना, एक तो फोर्स लग रहा है F1 में 10 न्यूटन, सेकंड फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, तो ये दोनों में ज्यादा वैल्यू इसकी है। तो ये जो F1 वाला फोर्स होगा इस पे एरो छोटा होगा और F2 फोर्स इस पे एरो, यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कम है उसके ऊपर जो एरो छोटा आएगा और जिस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू ज्यादा है उस पे एरो क्या आएगा? बड़ा। ऐसा में तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, यानी वेक्टर को जो रिप्रेजेंट अपन एरो से डिनोट करते हैं। लाइन में लिख देना, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। सदिश को तीर के द्वारा, हिंदी में लिख देना, सदिश को तीर के द्वारा व्यक्त करते हैं और इंग्लिश में ये लिख दो, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। अगला पॉइंट आएगा टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है, टाइप ऑफ वेक्टर के अंदर सबसे पहले अपने देखना पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है कोई भी दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे मान लिया कोई फोर्स लग रहा है, एक डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पर 15 न्यूटन और दूसरी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन, लेकिन दोनों ही फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो वो दोनों ही कौन से वेक्टर हो गए? पैरेलल वेक्टर। मान लिया इसको एग्जांपल से समझना, जैसे ये मैंने यहाँ पर बॉक्स बना रहा हूँ, समझने इधर। अब इसमें फोर्स लग रहा है, इधर देखना। अब इस पे देखो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन से अभी मैं 15 लिखा हूँ, सॉरी ये 15 न्यूटन है, 10 न्यूटन, दोनों ही फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। ध्यान देना, इधर समझना। एग्जांपल से समझोगे तो थोड़ा समझने में आसान रहेगी। पैरेलल वेक्टर, नाम से ही पता है पैरेलल का मतलब कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। अब देखो मैंने जैसे ये कोई बॉक्स है, इस पे फोर्स लगाया है, एक तो है 15 न्यूटन, एक है 10 न्यूटन, लेकिन दोनों ही फोर्स की डायरेक्शन क्या है? सेम है और दोनों ही फोर्स एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। सेकंड देखना इक्वल वेक्टर। इक्वल का मतलब दोनों ही वेक्टर की जो वैल्यू है वो सेम है, दोनों ही वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। दूसरा समझना, पहले मैंने बताया पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब कोई भी दो वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। मैंने एग्जांपल से समझाया, जैसे कोई बॉक्स है, इसमें फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है 15 न्यूटन, एक लग रहा है 10 न्यूटन, लेकिन दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या पैरेलल है, तो ये कौन सा हुआ? पैरेलल वेक्टर। अब यही अगर मान लिया दोनों ही 10 न्यूटन के हो, दोनों ही फोर्स है ना पैरेलल एक दूसरे के, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा? इक्वल वेक्टर। यानी दोनों ही वेक्टर की वैल्यू सेम है, ऐसे में दोनों ही वेक्टर सेम हो, मैग्नीट्यूड में सेम हो, डायरेक्शन में सेम हो और एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और जिनके डायरेक्शन है वो भी क्या हो? सेम। ऐसा में तो दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड क्या सेम है। अब दोनों में कोई अंतर ज्यादा नहीं है, इसमें दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग आ रहा है, इसमें दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। ऐसा में बहुत ही सिंपल है टाइप ऑफ वेक्टर। पहले बताया मैंने पैरेलल वेक्टर, समझना इधर। टाइप ऑफ वेक्टर समझना, टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहले वेक्टर होता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है? दो वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल हो। देखना जैसे ए और बी वेक्टर पैरेलल है, ये कौन सा वेक्टर हो गया? पैरेलल वेक्टर। ऐसा में अगला आएगा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। जैसे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी बॉक्स पर, दो फोर्स लग रहा है, ध्यान रखना, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और मैग्नीट्यूड भी इनका क्या इक्वल है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। अगला देखना एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब होता है जो दो वेक्टर जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो, जिनकी डायरेक्शन क्या ऑपोजिट होती है। ऐसे में एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? जिनकी डायरेक्शन दो वेक्टर की ऑपोजिट हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर। अब देखना यही मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, अब इसके ऊपर इधर से लग रहा है 10 न्यूटन, इधर से लगा दूं मैं 15 न्यूटन, तो ये क्या होगा? एंटी पैरेलल। अब इसी के अंदर ऑपोजिट वेक्टर का मतलब दोनों का फोर्स इक्वल हो, दोनों 10 न्यूटन का, यानी दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑपोजिट वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है? ऑपोजिट है। तो एक बार दोनों बहुत ही इजी, नाम के अंदर इसके जो नेम है उसे पता चल रहा है, इसका डेफिनेशन है, इसकी प्रॉपर्टी सब। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है? पैरेलल वेक्टर।
पैरेलल वेक्टर का मतलब दो वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल हो उसको अपन क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर जो इक्वल हो और एक दूसरे के पैरेलल हो। ये देखो दोनों इक्वल है और पैरेलल है, ये कौन सा हो गया, इक्वल वेक्टर। एंटी पैरेलल का मतलब दो वेक्टर जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, एक दूसरे के क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और उनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है। फिर ऑपोजिट वेक्टर, इसको नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं। ऑपोजिट नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है दो वेक्टर है जो एक दूसरे के ऑपोजिट है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। ऐसा में अब हिंदी मीडियम तुम भी समझ लेना। सबसे पहला आएगा समांतर सदिश। समांतर सदिश का मतलब दो सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, बैठ जाओ। समांतर सदिश का मतलब क्या, दो सदिश जो एक दूसरे के समांतर, उसको अपन क्या बोलेंगे, समांतर सदिश। दूसरा रहेगा समान सदिश। समान सदिश का मतलब होता है जो एक ही दिशा में हो लेकिन उनका परिमाण भी क्या हो, बराबर हो। फिर आएगा प्रति समांतर। प्रति समांतर का मतलब ऐसे सदिश जो एक दूसरे के विपरीत है लेकिन उनका परिमाण क्या है, अलग अलग है। फिर आएगा विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे सदिश जो बराबर हो परिमाण में लेकिन दिशा एक दूसरे की क्या हो, विपरीत हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, विपरीत सदिश। आगे समझ। अगला वेक्टर है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर का मतलब होता है जिनका जो वेक्टर होता है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर होंगे, उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उस वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, कोइनिशियल वेक्टर। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा वेक्टर भी हो सकते हैं। अब यहाँ देखो तीन वेक्टर दिए मैंने, ए, बी और सी वेक्टर। इन तीनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, वो है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, कोइनिशियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ध्यान रखना, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम, उसको अपन क्या बोलेंगे, कोइनिशियल वेक्टर। देखो यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दिए हुए हैं, इन तीनों का इनिशियल पॉइंट कौन सा, ये वाला है, तो इनको क्या बोलेंगे अपन, कोइनिशियल वेक्टर। फिर आएगा कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब ऐसे वेक्टर जिनका प्लेन सेम, एक ही प्लेन में वेक्टर प्रेजेंट, उसको अपन क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। ये देखो यहाँ पर ए, बी, सारे वेक्टर एक ही प्लेन में प्रेजेंट, ऐसा में ऐसे वेक्टर जिनका प्लेन सेम हो, एक ही प्लेन में प्रेजेंट हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। आगे समय समतलीय सदिश है, ऐसे सदिश जो एक ही तल में उपस्थित हो, उसको समतलीय सदिश कहेंगे। और यहाँ पर कोइनिशियल है संकेंद्रित, यानी जिनका एक बिंदु है, एक ही पॉइंट से उत्पत्ति होती है। ऐसे सदिश जिनकी उत्पत्ति एक ही बिंदु से होती है या एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, संकेंद्रित सदिश। आगे समय एक इसके बाद आएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। उसको डिनोट कैसे करेंगे, जैसे दिया है तो यूनिट वेक्टर को इसे डिनोट करेंगे कैप से। ऐसा में यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। इसकी मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। आगे सामने ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। हिंदी में कहते हैं एकांक सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसको अपन क्या बोलेंगे, एकांक सदिश। आगे सामने नोट बदलो।